Good morning students. In class 11th, today we will discuss our next two topics, that is motion of a vehicle on a level curved road. कि आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी भी कर्व्ड रोड पे जाते हैं तो जब भी हम कर्वेचर पे मूव करते हैं तो हम वेलोसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो डिक्रीज करने का मीनिंग क्या हुआ, हम अगर वहाँ पे स्पीड को कम नहीं करेंगे तो हम क्या है स्किड करके आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर सकते हैं, ठीक है, जिससे काफ़ी बड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उससे हम कितनी सेफ वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए कर्व्ड रोड। एक कर्व्ड रोड है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r। तो ये लेवल रोड है यानी बिल्कुल समतल है और एक घुमावदार रोड है। तो वहां पर अगर हम देखें हमारा जो व्हीकल है, सामने से अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर मैंने दो टायर दिखाए हैं, ठीक है। तो वहां पर जो हमारी तरफ आ रहा है, तो वहां पर जो व्हीकल है उसका जो वेट है इट विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसका जो वेट है वो हमेशा कहां पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम mg से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो टायर्स है उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण जिस भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है, तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखें तो दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। तो जब किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाते हैं तो वहां पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r। तो mv²/r क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है। इसको जो बैलेंस करता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वहां पर देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके कारण जो हमारा व्हीकल है वो स्किड करके बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो बाहर की ओर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अंदर की ओर लगेगा। मान लिया जो टायर्स उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज F1 एंड F2, तो हमने ये मान लिया। और यहाँ पर जो टायर्स है उनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज R1 एंड R2, ये हमने कंसीडर किया। तो अगर हम यहाँ पर रिजोल्व करने के बाद इक्वेशन को देखें तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, μr। अगर F1 देखेंगे, F1 फोर्स ऑन फर्स्ट टायर, तो वो क्या होगा μr1। तो यहाँ पर म्यू और R1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और F2 अगर देखें वो किसके इक्वल होगा, μr2। तो यहाँ पर हम F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब देखेंगे टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या करेगा, जो व्हीकल है हमारा उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा व्हीकल है वो इजीली मूव कर सके ऑन ए कर्व्ड लेवल रोड, ठीक है। तो वहां पर जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज F1 प्लस F2 किसके इक्वल होगा, mv²/r, यानी जो नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पर F1 की वैल्यू हमें पता है μr1 और प्लस में F2 की वैल्यू क्या है μr2। ये अगर वैल्यू पुट करेंगे किसके इक्वल आ गया, mv²/r। अगर हम यहां से देखें म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉमन, तो वहां पर हम म्यू को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2, ठीक है। और यहां पर mv²/r। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहां पर जो r1 और r2 है दोनों नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, वेट को बैलेंस करती है। तो यहां पर हमने क्या किया, r1 प्लस r2 को किसके इक्वल रख दिया, वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो इस इक्वेशन में म्यू R1 प्लस R2 को क्या रखा, म्यू mg, तो यहाँ पर mg और किसके इक्वल था, mv²/r। अगर हम इस इक्वेशन में देखें m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास जो v² है दैट विल बी इक्वल टू म्यू और r ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में g, तो म्यू rg के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर v² है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या होगी, म्यू rg का अंडर, ठीक है। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए कि हमारे पास
एक कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 100 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन व्हाट विल बी द सेफ वेलोसिटी फॉर द व्हीकल सो दैट इट कैन मूव ऑन ए कर्व्ड रोड विदाउट स्किडिंग। तो बिना स्किड किए वो मूव कर सके तो उसके लिए सेफ वेलोसिटी निकालो। तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड द आंसर विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी जिसके द्वारा हम सेफली मूव कर सकते हैं हमारे व्हीकल को ऑन ए कर्व्ड लेवल रोड। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें फिजिक्स के अंदर, अगर हम कोई कर्व्ड रोड है, हम मूव करना चाहते हैं तो हमें दो ही ऑप्शन है, चाहे तो स्पीड को कम करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पीड भी ना कम करें और तो भी हम एक सेफ वेलोसिटी से मूव कर जाएं, तो उसके लिए हमारे पास अनदर मेथड होता है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। आपने कई बार अच्छे जो हाईवे होते हैं वहां पे देखा होगा, अगर कोई रोड पे मोड़ आ जाता है, घुमावदार मोड़ होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो रोड है उसका जो आउटर एज होगा उसको थोड़ा सा ऊपर राइज कर देते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, बैंक कर देंगे, झुका देंगे, तो जिससे हम सेफली मूव कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट स्किडिंग। तो वहां पर उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो हम बैंकिंग ऑफ रोड को कह सकते हैं इट इज द फिनोमिना ऑफ राइजिंग द आउटर एज, यानी जो रोड है हमारा उसका जो बाहरी किनारा है इसको कुछ राइज कर देंगे, ऊपर उठा देंगे, तिरछा कर देंगे। ठीक है, ऑफ ए कर्व्ड रोड अबोव इट्स इनर एज, यानी जो अंदरूनी हिस्सा है उसके कंपैरिजन में बाहर वाले आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। उसी को क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो कि कोई भी डेफिनेशन है उसको अपने वर्डिंग में हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि कर्व्ड रोड है, ये कोई व्हीकल है, अगर हम इसका देखें सेंटर ऑफ मास, वहां पर जो वेट है इट विल एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, जिस एंगल से हमने आउटर एज को ऊपर की ओर उठाया है। ठीक है, तो वहां पर अगर ये जितना ज्यादा उठाओगे जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर हम r को रिजोल्व करें तो जिसके साथ थीटा है वो कोस कंपोनेंट होगा, तो r कोस थीटा होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, r साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर जब वो मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रोड के अंदर की ओर लगेंगे। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। थीटा क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है, अगर कोई मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, अगर कोई भी थर्ड लाइन उनको कट करे तो ये जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल होगा, इस थीटा एंगल के। तो अगर यहाँ पर ये थीटा है तो इसका हम फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब हम रिजोल्व करते हैं तो जिसके साथ थीटा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस कंपोनेंट, एंड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी साइन कंपोनेंट। तो हमने एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा है उसको रिजोल्व कर दिया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाओगे तो वहां पर जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो कौन सा फोर्स काम करता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, यहां पर देखो mv²/r। अगर सेंटीपिटल फोर्स को देखें यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, जो सेंटीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, तो वहां पर कौन कौन से सेंटर की ओर फोर्स, एक तो r साइन थीटा है वो अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, आयसन में। तो मैंने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे नहीं रिजोल्व किया, मैंने अलग से करके दिखा दिया, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कर देता तो हमें थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल हो जाता, काफी क्राउडिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक r साइन थीटा अंदर की ओर लग रहा है, जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजोल्व किया तो यहाँ पे कोस कंपोनेंट है वो भी अंदर की ओर, यानी ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, r साइन थीटा प्लस f कोस थीटा, दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। लेट इट इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब है जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखो जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो वेट mg
और दूसरा कौन सा है, जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजोल्व किया तो साइन कंपोनेंट भी नीचे की ओर आता है। दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे mg, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो हमने लिख दिया mg और प्लस में f साइन थीटा, तो यहां पर लिख दिया mg प्लस में f साइन थीटा। ये किसको बैलेंस करेंगे, इसके अपोजिट देखो कौन सा फोर्स है, r कोस थीटा, तो r कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर यहां पर देखो r कोस थीटा है, r कोस थीटा लिख दिया, f साइन थीटा है, इधर प्लस का था, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, किसके इक्वल आया mg के। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r साइन थीटा प्लस f कोस थीटा लिख दिया, और बाय में सेकंड इक्वेशन में r कोस थीटा माइनस में f साइन थीटा, लेफ्ट टर्म को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया और राइट टर्म को राइट से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर mv स्क्वायर बाई r था, और सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो mg, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा v स्क्वायर बाई rg। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इक्वेशन थर्ड में देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को r कोस थीटा से डिवाइड कर दें, यानी r साइन थीटा उसको भी r कोस थीटा से डिवाइड करोगे, r से r कैंसिल आउट, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट, और यहाँ पर f और कोस थीटा से डिवाइड करोगे f बाई r बचेगा और कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर r कोस थीटा से r कोस थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, माइनस में f साइन थीटा है उसको r कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो f बाई r बचेगा, और साइन बाय कोस क्या हो जाता है टेंजेंट। तो एक नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, v स्क्वायर बाई r g, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा प्लस में f बाई r हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है f बाई r इधर आएगा तो किसके इक्वल होगा म्यू, तो मैंने यहाँ पर f बाई r की जगह क्या लिख दिया म्यू, और यहाँ पर 1 माइनस में f बाई r की जगह म्यू रख दिया, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा v स्क्वायर बाई r g। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना था कि किस से वेलोसिटी से हम मूव कर सकते हैं, तो मैंने v स्क्वायर को एक तरफ रखा, r g इधर डिवाइड में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड सेम, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा अंडररूट, तो दैट विल बी आवर सेफ वेलोसिटी विद विच वी कैन ड्राइव आवर व्हीकल ऑन ए कर्व्ड लेवल रोड, ठीक है, एंड बैंक्ड रोड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है जिसके द्वारा हम व्हीकल को सेफली ड्राइव कर सकते हैं ऑन ए कर्व्ड रोड। इट इज आइदर इट इज ए लेवल रोड और इट इज ए बैंक्ड रोड, ठीक है। तो आपने एक बार इनको सोल्व करके देखना है, एक बार ड्राइव करके देखना है, और आई होप अगर आपको रिजोल्व करने आते हैं वेक्टर्स को तो आपके लिए काफ़ी इजीली होगा। तो यहाँ पे बस हम देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन किसको बैलेंस करेगी। अगर हमें ये अच्छे से पता है तो हम काफ़ी इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड यूनिट था, इसका ये लास्ट लेक्चर था। अब हम कल से जो नया लेक्चर शुरू करेंगे वो हमारी फोर्थ यूनिट का होगा, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसके बारे में आप 9th में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो हम उसको टॉपिक्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप कि ईजिली आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।